परम सम्मानित मंच, मंच पर जो बच्चे आज आप जिनको मंच पे देख रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में, उनके दिलो दिमाग के अंदर में कहीं जरूर जा रहा होगा कि हमें भी एक दिन यहाँ पहुँचना है। ऐसा दिल में जा रहा है, नहीं जा रहा है? ये जो मंच पे विराजमान शख्सियत हैं सभी अपने अपने फील्ड के, जो शायद सोशल वर्क से रिलेटेड हैं या जो आपके एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, गुरुजी हैं, इन सभी का ये जो शख्सियत है वो एक दिन से नहीं बनी है। ये शख्सियत भी जो आपकी तरह ही एक सामान्य घर के अंदर में सामान्य तरीके से पैदा हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जो शख्स के रूप में पैदा होते हैं और शख्स के रूप में ही वापस चले जाते हैं 80 साल की जिंदगी के बाद में। कुछ लोग ऐसे होते हैं शख्स के रूप में आते हैं और 70-80 साल के जीवन के अंदर में संघर्ष करके अपने पुरुषार्थ के माध्यम से शख्सियत बन जाते हैं। इन एक एक के फील्ड के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूंगा तो पूरा दिन कम पड़ेगा। आप भी चाहते हो कि एक दिन शख्सियत बने? बच्चे चाहते हो, नहीं चाहते हो? तो मेरे साथ में पहले आप एक नारा लगाएंगे और उसको 3 बार रिपीट करेंगे, उसके बाद हम भाषण शुरू करेंगे। बोलो, शख्स बन के आए हैं। हर एक व्यक्ति शख्स बन के ही आता है इस धरती में। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम यहां से वापस ईश्वर के घर जाएं तो शख्सियत बन के जाएं। बोलो, शख्स बन के आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। शख्स बन के आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। शख्स बन के आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। बच्चों, मैं आपके सामने पूरा ईमानदारी से वादा करता हूं कि यदि ये चीज आपने कॉपी के फर्स्ट पन्ने पे लिख दी, जहां आप बैठते हो पढ़ने की टेबल के सामने लिख दी, अपनी हर कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख दिया कि मैं शख्स बन के आया हूं और शख्सियत बन के जाऊंगा या जाऊंगी, तो आप कभी भी अपना रास्ता नहीं भटकोगे। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा याद रहेगा कि मैं तो शख्सियत बनने वाला आदमी हूं, मैं शख्सियत के रास्ते पे आगे चल रहा हूं, तो मैं कैसे गलत काम कर सकता हूं? और मैं गलत काम करूंगा, और यदि मैं गलत काम करूंगा, अपने रास्ते से भटक जाऊंगा, मैं अपने उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखूंगा, अपनी ऊर्जा को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रित नहीं करूंगा, तो मैं शख्सियत कैसे बनूंगा? तहे दिल से आपने अपने मन के अंदर में विचार करना है कि ये जब सब शख्सियत बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? हर एक बंदा बन सकता है। अब सबसे पहले हम लोगों के लिए, आज जो हम यहाँ पे आए हैं, इतने दूर दूर से चल के आए हैं, बच्चे इतना सुबह से बैठे हुए हैं, 8 बजे से बच्चे आए हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग। जीत संस्थान जो एक कार्य कर रही है, एक अद्भुत कार्य है। ये मामूली कार्य नहीं है। मामूली कार्य में तो आपने देखा होगा कि स्टेज के ऊपर में माला पहनाई जाती है, साफा पहनाई जाती है, जो एकदम रिच हो जाते हैं। बड़ी सी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के घूमते हैं, उनके पास में पता नहीं गुंडागर्दी करके पैसा ले लेते हैं और लोगों को मार तरोड़ करके पैसा ले लेते हैं, एकदम कहीं से प्रोमिनेंट हासिल कर लेते हैं, स्टेज के ऊपर में पहुंच जाते हैं, उनका मालारोपण हो जाता है, उनका साफा पहना देते हैं, स्वागत हो जाता है। यदि समाज के अंदर में इसी प्रकार के लोगों को, जो बिल्कुल एकदम शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करते हैं या बिल्कुल बदमाशियां करके, गुंडागर्दी करके ला करके और उसको स्टेज के ऊपर में माला पहनाए गए और साफा पहनाते गए, तो आने वाले टाइम के अंदर में ऐसे ही लोग समाज के अंदर में पैदा होंगे। परंतु आज जो जी संस्थान जो टीचर्स को सम्मानित कर रही है, जो बच्चों को सम्मानित कर रही है, जो एक्चुअल अचीवर्स को सम्मानित कर रही है, गुरुजनों का सम्मान कर रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम के अंदर में इस क्षेत्र के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आ जाएगी। हर एक बच्चा चाहे एक ऐसी क्रांति आएगी जिसको हम आज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र कहते हैं। एक ऐसी क्रांति आएगी कि हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मुझे एक अच्छा अध्यापक बनना है, मुझे एक अच्छी जगह पे पहुंचना है, मुझे कोई अच्छे कार्य करने हैं, मुझे कोई अच्छे सोशल वर्क करने हैं, वेदाराम जी की तरह, तगाराम जी की तरह, डॉक्टर साहब की तरह, मतलब ऐसे कार्य करने हैं कि बस मतलब हमारा नाम हो कहीं न कहीं।
जब ऐसे लोगों को सम्मानित करोगे तो इसी प्रकार के लोग समाज के अंदर में पैदा होंगे। तो हमें चाहिए कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को, जैसे कि वेदाराम जी ने बताया कि तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, हर ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए, हर गांव स्तर पे होना चाहिए, चाहे वो उसके अंदर में आने वाली संख्या बहुत कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 लोगों को भी यदि आप बिठा करके उनको एक सम्मानित कर सकते हैं, उनके अंदर में हौसला भर सकते हैं, उनके अंदर में कुछ एनर्जी भर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो आज का हमारा समय है वो इन्वेस्ट हो गया। आज हम यहाँ आए हैं तो हमारा समय का एक सदुपयोग होना चाहिए, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, न कि हम बातें करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। हमें इन चीजों को आत्मसात भी करना है। हम यहाँ आए हैं शिक्षा के लिए आए हैं। शिक्षा का क्या महत्व है? कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। किसी भी देश का स्टैंडर्ड, उसका स्तर, उसके लोगों की क्वालिटी पे निर्भर करता है, मानव संसाधन की क्वालिटी पे निर्भर करता है। एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। किसी भी मानव का, किसी भी इंसान की क्वालिटी उसकी शिक्षा की क्वालिटी के ऊपर में निर्भर करता है। तो हमें चाहिए कि हम एक क्वालिटी शिक्षा के लिए काम करें, क्वालिटी शिक्षा के लिए क्रांति करें। जो एनजीओ जो क्वालिटी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं उनको सम्मान करें, जो टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको स्वागत करें, उनका सम्मान करें, उनको आगे लाएं, उनके स्टेज पे लाके सम्मानित करें, ताकि और से ज्यादा टीचर जो गुरु हैं वो इंकरेज हो इस प्रकार के कार्य करने के लिए। अब हमें चाहिए कि हम अच्छी शिक्षा हासिल करें, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि देश आज़ाद होने के 75 साल के बाद भी हम अभी तक 100% हमारी जो साक्षरता को नहीं पहुंचा पाए। चाइना और इंडिया तकरीबन एक ही साथ आज़ाद हुए थे, और 1950 के अंदर में आप गूगल करके देख लीजिए, चाइना की और इंडिया की लिटरेसी रेट एक जैसी थी, साक्षरता रेट एक जैसी थी। उनकी 20% थी, हमारी 18.3% थी। गूगल करके एग्जैक्टली देखें तो अब वो चाइना 99.34 पे पहुंच गया है और हम 75 के ऊपर में लटके हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि चाइना बहुत तेज गति से विकास कर रहा है, हम जो है उस गति से विकास नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम महिला शिक्षा की तरफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों और पेरेंट्स और गुरुजनों से मैं ये इसके ऊपर में मंथन करने के लिए बोलूँगा कि वर्ल्ड में 3 तरह की कंट्रीज हैं: अंडर डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस एंड डेवलप्ड नेशंस। अविकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश। जिन देशों ने शिक्षा, जो विमेन एजुकेशन के ऊपर में पूरी तरह से एक इन्वेस्टमेंट किया है, एजुकेशन को, बजट को लगाया है, वो डेवलप्ड नेशन बन गई। जो नेशंस विमेन एजुकेशन की तरफ में अभी बढ़ रहे हैं, थोड़ा पैसा उसमें लगा रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, पॉलिसी निकाल रहे हैं, वो विकासशील देश हैं। और अभी भी वो देश जिन्होंने विमेन एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया है, उनको किसी प्रकार की राइट्स नहीं दिए गए हैं, उनको उनकी देश के विकास के अंदर में भागीदार नहीं बनाया है, तो वो अभी भी अंडर डेवलप्ड नेशन हैं। 50% वुमेन है, 50% मेल है, फीमेल है। 50% मेल को मजबूत करके देश कभी भी अकेले तरीके से मजबूत नहीं हो सकता है। देश को मजबूत करना है तो 100% पॉपुलेशन देश के विकास के अंदर में कंधे से कंधा मिला करके काम करे, और वो 50% फीमेल हैं, जो फीमेल हैं उनको भी उतना ही एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि वो एजुकेशन, उनकी एजुकेशन के माध्यम से वो विकास के अंदर में भागीदार बन सके। ये बहुत जरूरी है। अब कहेंगे कि जी हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से शिक्षा के लिए? और शिक्षा के लिए एक अच्छी बात कही हुई है, सुखार्तिन कुतो विद्या। यदि आप विद्या अर्जित करना चाहते हो तो आपको थोड़ा पेल देना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना निकालना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको शिक्षा प्राप्त होगी। सुखार्तिन कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। विद्या नहीं है तो धन कहाँ से आएगा? अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम।
यानी कि आपके पास विद्या नहीं है तो धन नहीं आएगा, धन नहीं आएगा तो मित्र नहीं बनेंगे, मित्र नहीं है तो आपको सुख शांति जिंदगी में कभी मिल नहीं सकती है। इसका मतलब यदि डायरेक्टली उसको यदि हम रिलेट करें तो शिक्षा ही आपके विकास की एक मूल जड़ है। शिक्षा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपना खुद का विकास कर सकता है, शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार को वो जीरो से हीरो बना सकता है, शिक्षा के माध्यम से कोई समाज आगे बढ़ सकता है, शिक्षा के माध्यम से ही देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति ये जो यहाँ बैठा हुआ है, पेरेंट्स बैठे हुए, टीचर्स बैठे हैं, उनको अपनी अपनी परिवारों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के बच्चों के लिए शिक्षा के ऊपर में खूब ध्यान देना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तजवीज से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हर एक व्यक्ति जब वो अपने शिक्षा के माध्यम से मजबूत बन जाएगा तो उसकी पहचान बन जाएगी, और वो पहचान सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही बन सकती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। गांव है हमारा, गांव के अंदर में जो छुआछूत वगैरह चल रही है, अब हम यदि हम कहें कि नहीं चल रही है तो हम झूठ बोल रहे हैं। हमको हकीकत को हमको पहचानना आवश्यक है। छुआछूत चलती है। एक बाप के दो बेटे हैं, एक पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया, एक अनपढ़ है, गांव के अंदर में बैठा हुआ है, बालेसर की खानियों के अंदर में जाता है और मजदूरी करता है, और वो एक परिवार है जिसके साथ छुआछूत होता है। अब वो पढ़ लिख करके एक बच्चा जो कलेक्टर बन गया है, अब उसके साथ में किसी प्रकार का छुआछूत नहीं होता है। जो छुआछूत करते थे पहले, अभी उसके साथ में फोटो खिंचवाने के अंदर में वो लालायित रहते हैं। फोटो खिंचवाना नहीं, उसके मुंह से लिवाला भी लेकर के खा लेंगे, क्योंकि वो तो कलेक्टर साहब है, वो कोई छुआछूत नहीं होता उनके साथ में। परंतु वो गरीब आदमी जो बिल्कुल गांव के अंदर में अनपढ़ बैठा हुआ है, मजदूरी कर रहा है, उसके साथ आज भी छुआछूत होता है। तो इसका मतलब क्या है? शिक्षा होगी तो छुआछूत नहीं होगा। शिक्षा आपकी जन्म जन्मांतर की जो डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटीज है, उसको खत्म कर देती है। शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सही कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बन जाएगा, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर देगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, उसको पीना सीखो, वो समझना चाहिए। अब एक सर साहिब जी महाराज हुए थे 1932 के अंदर में, आगरा के पास एक जगह है दयालबाग। उन्होंने दयालबाग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की थी, और 1932 के अंदर में उन्होंने एक चीज कही थी। मैं उसको पहले अंग्रेजी में बोल करके हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, क्योंकि वो उसका जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में ही है। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन, मोर एजुकेशन एंड एजुकेशन मेड परफेक्ट is the panacea for all the ills and evils our society facing today। यानी कि शिक्षा, ज्यादा मात्रा में शिक्षा और सही तरीके की शिक्षा, शिक्षा ज्यादा मात्रा में शिक्षा और सही तरीके की शिक्षा एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको देने से हमारे समाज की सभी बीमारियां एक साथ में खत्म हो सकती है। उसमें चाहे छुआछूत हो, चाहे उसके अंदर में अंधविश्वास हो, चाहे किसी प्रकार के हमारे अंदर में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, वो सब बीमारियां उसी के शिक्षा के इंजेक्शन से ही खत्म होगी। तो शिक्षा रूपी इंजेक्शन हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को, हर एक समाज को लेना बहुत ही अति आवश्यक है। इसके अंदर में कभी हम पीछे नहीं छूटेंगे। अब बात बड़ी गंभीर है बच्चों, जो पेरेंट्स बैठे हैं उसके ऊपर में भी मंथन करने की आवश्यकता है। पैसा आएगा कहां से शिक्षा प्राप्त करने के लिए? हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान का जो समाज है, इन कुरीतियों के अंदर में, सामाजिक बंधनों के अंदर में ऐसा बंधा हुआ है, ऐसे बेतुके जिसका कोई तुक नहीं है, इस प्रकार के बंधनों के अंदर में, इस प्रकार के रिवाजों के अंदर में बंधा हुआ है, जिसका हमारा पैसा जो खून पसीने की कमाई है, या हम ड्राइविंग करके कमाते हैं, या मजदूरी करके कमाते हैं, या हम छोटी मोटी नौकरी करके कमाते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करके कमाते हैं, चाहे पत्थर की खानियों के अंदर में जाकर के कमाएं, मुश्किल से कमाया हुआ पैसा एक दिन के लिए मृत्यु भोज करके हम नदी नालों के अंदर में पानी की तरह बहा देते हैं। कितना मुश्किल से वो पैसा आता है, वो कितना एक परिवार जो सामान्य परिवार है बड़ी मुश्किल से 8-10 साल के अंदर में अपने खर्चे निकालने के बाद में 5-7 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से बचत कर पाता है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी परिवार के अंदर में 5-7 लाख रुपए गांव के अंदर में कैश पड़ा हुआ होगा। बड़ी मुश्किल से वो कहीं न कहीं से मैनेज कर सकता है 5-7 लाख रुपए। और हर 8-10 साल के अंदर में घर के अंदर में एक मौत हो जाती है। उस 10 साल की मौत के अंदर में वो 5 लाख रुपए उसके पास बचा के रखा, उसको फेंक दिया पानी के अंदर में,
वो वापस जीरो हो गया, अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्त करेगा कहाँ से? कहाँ से अपने बच्चों को शहर में भेजेगा? कहाँ से अच्छी इंस्टीट्यूशन के अंदर में एजुकेशन करवाएगा? कहाँ वो एडवांस लोग जो कि आज वहाँ बाहर में जाकर के, बॉम्बे कलकत्ता में जाकर के, विदेशों में जाकर के जो शिक्षा के लिए अपने बच्चों के लिए भेज रहे हैं, उनके साथ हम कहाँ कंपीट कर पाएंगे ग्रामीण समाज? और ग्रामीण समाज का मतलब है कि कोई एक कम्युनिटी इससे अफेक्टेड नहीं है, गांव की हर एक कम्युनिटी मृत्यु भोज से अफेक्टेड है। उस हर एक कम्युनिटी को चाहिए कि इस मृत्यु भोज रूपी बीमारी को जड़ से खत्म करे, क्योंकि ये हमारे मानव संसाधन के विकास के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है। मानव संसाधन का विकास तो शिक्षा से हो सकता है, शिक्षा के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम कहां से फिर शिक्षा प्राप्त करेंगे बच्चों के लिए? एक तरफ में शहरी समाज है जो तीसरे दिन ही अपना सब कुछ वो वहां से पट्टी समेट लेते हैं, किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं होता है, उठावना करके, और वो कोई हलवा पूड़ी उनके पास में किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, गांव को जिमाना उनका कोई काम नहीं है। उनके जितने पैसे बचते हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए लगाते हैं और बचा करके विदेश में भेजते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, और हम अपने बच्चों को निकाल करके और शहर तक नहीं भेज पाते हैं, तो उन शहरी बच्चों के साथ में हम कंपीट कैसे करेंगे? भारत की आत्मा गांवों के अंदर में बसती है। गांव के लोग यदि विकास नहीं करेंगे, गांव के लोग यदि मानव संसाधन को मजबूत नहीं करेंगे, तो गांव का विकास कैसे होगा? गांवों और शहरों के बीच में बहुत बड़ी खाई हो जाएगी, और ये जो खाई है गांवों और शहरों के बीच में होगी, ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत घातक होगी। जब हैव और हैव नॉट्स के बीच में इतना बड़ा गैप हो जाता है, तो जो समाज के अंदर में बहुत सारी समस्याएं आती है, क्राइम डेवलप होते हैं। आप अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर में जाके दे दीजिए, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में आर्मी हमारी वहां बैठी है, वहां के क्राइम्स को रोकने के लिए, क्योंकि वहां अमीरी और गरीबी के पीछे बहुत बड़ी खाई है। वहां अमीरों को गरीब लोग उठा करके लेके जाते हैं, उनको कूटते हैं, पीटते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, उनका एटीएम छीन लेते हैं। कार के अंदर में जाते हैं तो उनकी कार को तोड़ देते हैं, उनके जो कुछ होता है उसे वो कर लेते हैं उनसे, और जो क्योंकि मरता क्या नहीं करता, वो अपने बच्चों के लिए जो गरीबों के घर में डाका डाल, अमीरों के घर में डाका डाल करके भी अपना पैसा लेके आ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस गरीबी और अमीरी की खाई को कम करें, हम इन गरीबी के अंदर में, गर्द के अंदर में जाने वाले लोगों को रोकें, ताकि क्राइम को बचा सकें, देश के अंदर में पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, हम आने वाली जनरेशंस के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकें जिसके ऊपर में हमारे बच्चे हमारे ऊपर में गर्व कर सकें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ किया। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपने बच्चों के पांव के ऊपर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब क्या है कि गांवों के अंदर में एक मृत्यु भोज का इतना तगड़ा सा रिवाज है, और हमारे दिमागों के अंदर में इतना बड़ा एक चीज भर दी है, एक ऐसी अवधारणा भर दी है कि धर्म ग्रंथों के अंदर में है कि मृत्यु भोज करने से उसको स्वर्ग मिलेगा। मैं इसलिए आपके सामने गरुड़ पुराण लेकर आया हूं। ये गरुड़ पुराण मैंने पढ़ ली है। इसके अंदर में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि मरने के बाद मृत्यु भोज करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और यदि कोई निकाल के देता है, कोई शिक्षाविद निकाल के लेता है, गांव का कोई आदमी निकाल के देता है कि इसके अंदर में मृत्यु भोज लिखा हुआ है, मैं उसको 11,000 रुपए का इनाम देता हूं। कोई पन्ना निकाल करके देख ले तो 11,000 रुपए का इनाम देता हूं। ये मद भगवत गीता पढ़ी हुई है, मैंने इसको पढ़ लिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ लिया बिकॉज मेरी डॉक्टरेट इसी सब्जेक्ट के अंदर में है। कॉमन प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन दैट नीड टू इंक्लूड इन स्कूल सिलेबस फॉर ग्रेटर नेशनल इंटीग्रेशन एंड वर्ल्ड पीस। इसके अंदर में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसके अंदर में मृत्यु भोज होना चाहिए। राजस्थान के अंदर में कानून 1960 के अंदर में बना था मृत्यु भोज निवारण कानून। कानून की दृष्टि से मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। कानून बनाने वाले बड़ा सोच समझ करके, थिंक टैंक होते हैं किसी समाज के, देश के, राज्य के, बड़ा सोच समझ करके डिस्कशन करने के बाद कानून बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि मृत्यु भोज बहुत बड़ा अभिशाप है, इसको खत्म कर देना चाहिए, जो करता है उसको जेल में जाएगा। फिर भी हम पॉलिटिशियन की शरण में आकर के, हाथ जोड़ करके, और हम भी उनकी सपोर्ट में आकर के हम मृत्यु भोज को बंद नहीं कर रहे हैं। एक महाभारत के अंदर में एक वाक्य है जिसके अंदर में अर्जुन दुर्योधन के पास में जाते हैं और कहते हैं कि युद्ध बंद कर दो और युद्ध के लिए संधि कर दो। उन्होंने युद्ध के लिए संधि नहीं की तो वो वापस आ जाते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं कि भोजन करके जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन उस जगह किया जाता है जहां सुख शांति हो या खुशी हो,
उसको इससे हमारे जो धर्मगुरु हैं वो जोड़ करके कहते हैं कि मृत्यु भोज खाने वाला, जहाँ दुख दर्द हो, रोना विलाप करना हो, वहां यदि कोई भोजन करता है तो उसकी शक्तियों का नाश हो जाता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, शक्तियों का नाश हो जाता है। फिर भी हम अपनी शक्तियों को नाश करने में बाज नहीं आते हैं, हम भी अपनी शक्तियों का नाश करते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम एक मृत्यु भोज को नहीं रोक, मतलब इसी प्रकार से इसकी रोक लगाएं, उसके ऊपर में काम करें। दगाराम जी कदी साहब जो इस बाड़मेर के और इस इलाके में कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद, और हम सबको इनके साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। कानून कहता है नहीं होना चाहिए, धर्मशास्त्र कहते हैं नहीं होना चाहिए। हमारी आत्मा से यदि हम पूछें तो हमको कहता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी की जो विवेकशीलता है, उसका तर्क संगत है, वो तो ये कहता है कि भैया जहाँ दुख होता है, जहाँ तकलीफ होती है, कहीं पे मौत हो गई है, वहाँ क्या खाना खाओगे यार। हमारे जो ब्राह्मण पंडित जी वगैरह 12 दिन तक हमारे घर में आते हैं, वो पानी तक भी नहीं पीते हैं। जो शास्त्र पे लिखने वाले हैं वो तो पानी तक नहीं पीते हैं, और हम जो क्या करते हैं वहां पे हलवा, चूरमा, 5 पकवान लबालब करके खाते रहते हैं। आज मौत हुई, आज ही हमने चूरमा बना करके खाना शुरू कर दिया। आंखों के आंसू उस चूरमे पे पड़ रहे हैं, उस हलवे के ऊपर में पड़ रहे हैं, और आंखों के आंसुओं को उसके अंदर में लपेट करके और वापस खा लेते हैं। क्या हमारी मतलब इंसानियत मर गई है क्या? एक पशु होता है, वो भी उसका कोई बच्चा मर जाता है तो 2 दिन तक वो चारा नहीं खाता है। हमारी विवेकशीलता, हमारी संवेदनशीलता इतनी मर गई है कि हम पशुओं से भी खराब हो गए हैं क्या? क्यों हम इस मृत्यु भोज को खाएं? कहीं तो अपनी आत्मा से हमें पूछना चाहिए कि भाई ये क्या इस प्रकार का जो रिवाज बनाया गया है सही है? पुराने जमाने के अंदर में लोग अनपढ़ थे, उनकी बुद्धिमत्ता का इतना विकास नहीं हुआ था, उनके अंदर में तर्क संगत शिक्षा के माध्यम से उनके दिमाग का इतना डेवलप नहीं हुआ, तो जैसा ढर्रा चल रहा था चल रहा। अरे आज तो हम शिक्षित हो गए हैं, कम से कम हमें तो अब इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमें इसका नहीं सेवन करना चाहिए। ये किसी तरीके से तर्क संगत नहीं है, कानून संगत नहीं है, धर्म संगत नहीं है, तो हम इसका क्यों सेवन करें? उन 5-7 लाख रुपए से बच्चे की जीवन बढ़िया हो जाएगा, उससे बच्चे की एजुकेशन बेटर हो जाएगी, उसकी लाइफ के अंदर में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। मैं जब 1982 के अंदर में जोधपुर गया था तो मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। उसी साल जुलाई के अंदर में एडमिशन हुआ मेरा जोधपुर में पढ़ने के लिए, और नवंबर 1982 के अंदर में दादाजी की डेथ हो गई। उस जमाने के अंदर में मृत्यु भोज नहीं करे कोई सोच ही नहीं सकता था, इसलिए पिताजी को मृत्यु भोज करना पड़ गया। उस जमाने के अंदर में 17,000 रुपए का मेरे पिताजी के ऊपर में कर्जा हो गया था, ऋण हो गया था। 17,000 रुपए का कर्जा हो गया था। 17,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होता था 1982 के अंदर में। पूरी साल के अंदर में मेरे को पढ़ने के अंदर में 3600 रुपये खर्चा हुआ था, तो 17,000 का मतलब है मैं उस 17,000 से तकरीबन 4 साल तक बहुत अच्छी एजुकेशन कर सकता था। पिताजी के ऊपर में कर्जा हो गया, अकेले भाई थे, तो उन्होंने कहा है कि भाई बलदेव वापस आ जा तुम, अब तुम पढ़ नहीं सकता, क्योंकि कर्जा देने के अंदर में हमको कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, पत्थर की खानियों में जाना पड़ेगा या मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी हम ब्याज दे पाएंगे, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। मैंने पिताजी को कहा, पिताजी कुछ भी करो, पढ़ा दो मेरे को, 10वीं तो करा दो, 9th करके मैं गांव में आऊंगा तो पढ़ाई मेरी नौकरी तो लगेगी नहीं। तो पिताजी ने कहा कैसे करें? तो मैंने कहा कुछ भी करो पर मेरे को 10वीं तो कराओ, 10वीं करूंगा तो कहीं इनकी नौकरी लगूंगा। तो पिताजी के पास में और कोई सहारा नहीं था, उनके पास में कुछ वो सोने की मुर्गियां थी और सोने की सांकल थी और एक हनुमान जी का फूल था। तीनों आइटम को लेकर के जोधपुर के सराफा बाजार में गए, उसको बेच करके पैसे लिए और मेरे को 10th करवाई। 10th जैसे ही खत्म किया तो फिर वही समस्या आ गई। उस साल भी, अगले साल भी अकाल पड़ गया था, तो अब क्या करें? तब वो माँ आगे आई। माँ ने कहा है कि अब छोरे ने, उस टाइम में 11th होती थी, 12th नहीं होती थी, 11th के बाद कॉलेज में एडमिशन होता था। तो मैंने कहा कम से कम जो स्कूल का टाइम है वो तो करवा दो, कॉलेज की बाद में देखी जाएगी, डिग्री बाद में देखेंगे, अभी कम से कम स्कूल का तो पूरी शिक्षा में जो करवा दो। तो माँ ने कहा है कि ठीक है, मेरे पास कोई चांदी गाना पड़ा हुआ है। तो माँ ने अपने कुछ बारली ऐसे गले के अंदर में 7-8 आइटम होते थे वो, और पैर के अंदर में भी कुछ आइटम होते थे, वो सब निकाल करके दिए, वो बेचे, और उससे मेरी 11th हुई। 11th के बाद मुझे समझ में आ गया कि अब जो है कि आगे इसको कंटिन्यू करना मुश्किल है, तो मैंने फिर 11th के अंदर में फॉर्म भर दिया। 12th के अंदर मेरा एयरफोर्स और आर्मी दोनों के अंदर में सिलेक्शन हो गया। आर्मी के अंदर में मेरा सिपाही के तौर पे सिलेक्शन हुआ था, मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया। पर कहीं न कहीं मेरे मन के अंदर में इतनी बड़ी टीस थी कि ये मृत्यु भोज नहीं होता तो मेरे कहीं न कहीं ये ग्रेजुएशन हो जाती, यहीं से मैं जोधपुर से बीएससी कर लेता। स्कूल का टॉपर था मैं, आगोड़े स्कूल का टॉपर था, तो मैं समझ रहा था कि उस टाइम पढ़ूंगा तो आगोड़े से बीएससी कर लूंगा जोधपुर यूनिवर्सिटी से और कहीं न कहीं नौकरी लग जाएगी। पर जो मृत्यु भोज ने हमारा पूरा कबाड़ा कर दिया।
अब वो मृत्युभोज का कबाड़ा किया तो मैंने फौज में गया, समझा, उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद मैं आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया मैगजीन्स के अंदर में मृत्युभोज के अगेंस्ट में, और मैंने उसी टाइम से मृत्युभोज को खाना छोड़ दिया। जहां मौत होती थी वहां जाके बैठ के वापस आ जाता था, किसी प्रकार का खाना नहीं खाना। पिछले 35 साल से मृत्युभोज का सेवन नहीं करता हूं। बहुत सारे लोगों ने भी मेरे ऊपर में ताने मारे गए, परिवार से भी बहुत ताने मारने गए, रिलेटिव से बहुत बार ताने मारे, परंतु मैंने मृत्युभोज का सेवन नहीं किया। उसी टाइम से मेरे दिल के अंदर में था कि मेरे घर के अंदर में जरूरत पड़ गई और मेरा बस चल गया तो मैं मृत्युभोज नहीं करूंगा। और इसीलिए अभी इसी 26 जनवरी 2023 को मेरे पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ तो हमने किसी प्रकार का कोई मृत्युभोज नहीं किया, सिर्फ दाल रोटी जमाई। जो एक नॉर्मल घर के अंदर में शोक के टाइम, दुख के टाइम जो खाना होता है, जो कि खाना खाए बिना तो जीवन चल नहीं सकता है, तो जो जिसके घर में मौत भी होती है, दाल रोटी तो उनको भी खानी पड़ती है। तो हमने सिर्फ दाल और रोटी रखी पहले दिन से लेकर के 12वें दिन तक। 12वें दिन भी हमने कोई कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ 12वें दिन तक दाल रोटी से ही जो मेहमान आए उनको भोजन करवाया। परंतु जो उससे पैसे बचे, उस पैसों में से 25 लाख रुपए हमने जो है वो विभिन्न संस्थाओं के लिए, जाट समाज, बिश्नोई समाज, राजपूत समाज, दर्जी समाज, माली समाज, जितने भी प्रकार के गांव में समाज होते हैं, उन्हीं सभी समाजों को 51 हजार रुपए उनके शैक्षिक डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के विकास के लिए दिए। यदि हम इस प्रकार से हर एक आदमी ऐसा करना लग जाए और शिक्षा के विकास के अंदर में इस पैसे को लगाना शुरू कर दे, मैं समझता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर में हम अपने एरिया का भविष्य बदली कर सकते हैं। मैं अब एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूं। आप कोई भी एक आदमी जो समझदार आदमी है, इनसे पूछूंगा एक साल के अंदर में कितनी डेथ होती है। आप लोग जो हैं समझदार, जिसमें कोई बता दो, एक साल में एक गांव में कितनी डेथ होती है? चलो 10-12 डेथ होती है। अच्छा 10 मान लो, आप एवरेज 10 मान लेते हैं। एक डेथ पे मृत्युभोज में कितना खर्चा होता है? 5 लाख खर्चा होता है। चलो 5 लाख नहीं मानते, अपने 4 लाख भी नहीं मानते, अपने 3 लाख रुपए मानते हैं कि भाई गरीब से गरीब आदमी भी 3 लाख रुपए के बिना तो काम नहीं कर पाएगा। 10 डेथ एक गांव के अंदर में 3 लाख रुपए एक डेथ के ऊपर में, यानी कि 30 लाख रुपए प्रति वर्ष एक गांव का मृत्युभोज पे खर्चा होता है। जोधपुर जिले के अंदर में 1735 गांव हैं। 1735 को 30 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 500 करोड़ रुपए बनते हैं। एक जिले के अंदर में 500 करोड़ रुपए हम मृत्युभोज के अंदर में स्वाह कर देते हैं। और 500 करोड़ सिर्फ मैं एक जिले की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे 10 जिले हैं वेस्टर्न राजस्थान के जो कि बहुत भयंकर मृत्युभोज के चक्कर के अंदर में चपेट में फंसे हुए हैं। आप उस 10 जिलों को, इसका मतलब है 5000 करोड़। अब इस 5000 करोड़ रुपए से हम प्रतिवर्ष मारवाड़ के अंदर में प्रिंसटन जैसी, ऑक्सफोर्ड जैसी, कैम्ब्रिज जैसी, येल जैसी, MIT जैसी, पता नहीं किस, कैलिफोर्निया जैसी ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष खड़े कर सकते हैं। और यदि इस प्रकार के विश्वविद्यालय यदि हमारे एरिया के अंदर में यदि खड़े होने शुरू हो गए तो पता नहीं आने वाले टाइम के अंदर में कितने नोबेल पुरस्कार यहाँ से निकलेंगे और पता नहीं हम वर्ल्ड के कितने कितने कॉर्नर में जाकर के कब्जा करके बैठ जाएंगे। आज हमारे इस व्यवस्था के अंदर, अमेरिका के अंदर में डॉक्टर और इंजीनियर यदि भारतीय वापस आ जाए तो वहां की जो इंडस्ट्री है वो धराशायी हो जाएगी, वहां के हॉस्टल बंद करने पड़ेंगे, वहां के सॉफ्टवेयर कंपनीज को बंद करना पड़ेगा। और यदि हमारे साथ में इस प्रकार के इस पैसे को बचा करके हम अपने मानव संसाधन के विकास के लिए लगाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाते हैं, उनको बच्चों को हायर एजुकेशन देते हैं, तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर में हर कोने पे, हर टापू के अंदर में भारतीय लोगों का डंका बजना शुरू हो जाएगा। कारण यह है कि मानव संसाधन अच्छा है तो देश विकास करेगा। क्वालिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे ही नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा देश विकसित नहीं हो पा रहा है। अमेरिका को कहते हैं कि वो एक तरह से सुदृढ़ डेमोक्रेसी है। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो प्रजातंत्र है वो भारत है। परंतु जब आपको मजबूत प्रजातंत्र की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका है? क्योंकि उसका हर एक व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट है। वो जो ग्रीन कार्ड उस व्यक्ति को देते हैं जो अमेरिका में किसी प्रकार का कोई न कोई काम करने लायक है, अमेरिका के डेवलपमेंट के अंदर में हिस्सेदार बन सकता है, उसी व्यक्ति को ग्रीन कार्ड देते हैं, नहीं तो देता ही नहीं, वो रहने ही नहीं देते वहां पे। हर एक व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट है, हर एक आदमी इतना समझदार है, कानून मानने वाला
वाला है, हर एक आदमी कुछ न कुछ प्रोडक्टिव है, तो उस देश का विकास क्यों नहीं होगा? वो डेमोक्रेसी, मजबूत डेमोक्रेसी क्यों नहीं होगी? हमारे यहाँ शिक्षा के अभाव के अंदर में हम अपने साथ के अंदर में हमारे लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छी शिक्षा हो तो बेरोजगारी एक दिन के अंदर में खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो इस प्रकार के लोग, हम इस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप की इसकी शिक्षा दे पाएंगे कि एक एक आदमी ऐसे ऐसे अपने जगह खोल देगा, अपने अपने कोई बिजनेस खोल देगा जिसके अंदर में 100, 200, 500 लोगों को रोजगार दे देगा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको बहुआयामी होती है और आदमी के दिमाग को पता नहीं कितना खोल देती है। तो ये सब आपको समझने की आवश्यकता है। अब रही बात है कि मृत्युभोज के साथ साथ में हमारे साथ में बहुत सारे दूसरे पाखंड भी हम करते हैं। उन पाखंडों से भी कम से कम ये यंग जनरेशन को तो समझ में आना चाहिए कि ये पाखंड नहीं करें। पता नहीं कौन सी तीज मनाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या हम करते रहते हैं। रामदेव राव पैदल चले जाते हैं, डीजे बजाते बजाते चले जाते हैं, और कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितना ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हम। पता नहीं हम कावड़ लेकर के कहां से कहां चल जाते हैं। अरे वहां से कल्याण नहीं होगा। भगवान के अंदर में किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। मैं कहता हूं आपको, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, परंतु मैं प्रूफ करूंगा आपको कि भगवान के अंदर में कोई शक्ति नहीं है। भगवान में शक्ति होती तो 1947 से पहले भारतीयों के साथ कीड़े मकोड़ों की तरह अंग्रेज व्यवहार करते थे, तो भगवान आकर के रास्ते में खड़ा हो जाता कि अंग्रेजों, तुम हमारे इन अनुयायियों के साथ में किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हो तुम। भगवान में कोई शक्ति नहीं है। भगवान ने आपको कहा है कि हमने, ईश्वर कहता है कि हमने आपको ईश्वर इंसान बना दिया है। इंसान बना दिया मतलब इस धरती की सबसे उत्कृष्ट जीव बना दिया है। अब उस उत्कृष्ट जीव का काम है कि अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप को मजबूत करे। ईश्वर कहीं पे किसी के रास्ते में नहीं आता है। यदि वो, मैं कह रहा हूं आपको कि आज के दिन के अंदर में भी जो यदि ऐसा ही भगवान के अंदर में इतनी ताकत होती तो रामदेव रे जाते हुए लोगों का एक्सीडेंट क्यों होता है? भगवान में इतनी ताकत होती तो मंदिरों में जाकर के एकदम धड़ल्ले से मंदिर गिर जाते हैं, 200 आदमी मर जाते हैं, 500 आदमी मर जाते हैं, उनको भगवान फिर बचाने के लिए क्यों नहीं आता है? ऋषिकेश के अंदर में वो पता नहीं कहाँ वहां पे आया था, जलजला आया था, जिसके अंदर में हजारों लोग यहाँ से गए थे और वहां मिट्टी के ढेरों के अंदर में दब गए, जिनकी लाशें भी अभी तक नहीं मिली है। ईश्वर कहता है पुरुषार्थ करो। गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने कर्म के ऊपर में विश्वास करो। आप भगवान के सामने भीख मांगने से ताकतवर नहीं बनोगे, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से ताकतवर बनोगे। तो इस पुरुषार्थ को करो। अब इस पुरुषार्थ के लिए भला करे इस आदमी का, भला करे इस महान आत्मा का, अंबेडकर का। मैं समझता हूं कि ये जितने धर्म ग्रंथ है ना, उनसे ऊपर सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ हमारे लिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता के अंदर में हमको बना करके हमारे हाथ में दिया गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे बड़ी शक्ति है हमारे पास में। पुराने जमाने के अंदर में अंग्रेजों के सामने आग उठा के देखते थे, अंग्रेज गोलियों से भून देते थे, और आज के दिन हम प्रधानमंत्री के घर को भी घेर देते हैं तो भी हमारे ऊपर में कोई गोली नहीं चला सकता है। और ये ताकत किसने दी? इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। ये ताकत किसके द्वारा आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा आई है। आपके जितने धार्मिक अधिकार है, धर्म को स्वतंत्रता से मनाना, शिक्षा का, रोजगार का, जितने अधिकार है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, न कि धर्म ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। धर्म ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने धर्म मनाने की स्वतंत्रता दी है। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दी गई शक्तियों को उपयोग में लेना चाहिए। देश के अंदर में हर नागरिक को आगे बढ़ने के अधिकार मिलने चाहिए। हर व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े, और जिसके पास में शिक्षा नहीं है उसके अंदर में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसी संस्थाएं जो शिक्षा के लिए आगे आके काम करती है, मैं समझता हूं कि उन शिक्षाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए और तन मन धन से हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। शेरगढ़ की धरती के ऊपर में जो इस प्रकार का कार्य शिक्षा की अलग जगाने के लिए, शिक्षा की क्रांति लाने के लिए हुआ है, मैं समझता हूं आने वाले टाइम के अंदर में और इससे बड़े प्रोग्राम होंगे और लोग इसके अंदर में सम्मिलित होंगे, और ये जो शिक्षा का कारवां जो अभी यहां से शुरू हो रहा है, वो एक तरह से बहुत बड़ा कारवां बन करके आगे बढ़ेगा। एक मनुस्मृति है। यदि आप कहते हो कि आप धर्म के शास्त्रों के ऊपर में 100% विश्वास करते हैं, मैं नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि मेरा विवेक जग गया है।
मैंने दुनिया की बहुत किताबें पढ़ ली है और किताबें पढ़ने के बाद समझ में आ गया है कि ये धर्मशास्त्र लिखने वाला भी कोई भी इंसान ही था, और इंसान यदि था तो इंसान गलती कर सकता है। धर्मशास्त्रों के अंदर में लिखी गई चीजें हर एक बार पूरी नहीं हो सकती है। रामायण के अंदर में लिखा है, घोर गंवार पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोर गंवार पशु शूद्र और नारी ये है सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर में आज से 500 साल पहले लिखा है। जो 500 तुलसीदास जी क्या थे? अकबर के दरबार कवि थे। भगवान रामचंद्र जी का जन्म 7,000 साल पहले हुआ, तुलसीदास जी तो 500 साल पहले पैदा हुआ। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था? 6,500 साल का। और तुलसीदास जी को कैसे पता लगा कि भगवान रामचंद्र जी उस टाइम क्या बोलते थे, क्या करते थे, और उन्होंने जो है यहाँ 500 साल पहले बैठ करके तो भगवान रामचंद्र जी के लिए बोल दिया कि ये सब भगवान रामचंद्र जी ने कहे हुए कर्मों के मुताबिक हम चल रहे हैं। अरे भगवान रामचंद्र जी तो वो सबरी के जो बेर थे उनको भी, झूठे बेरों को भी खाया था। उनके मन में तो किसी प्रकार के डिफरेंसेस नहीं थे, उन्होंने तो किसी प्रकार का छुआछूत नहीं किया था। तो ये छुआछूत अभी कौन कर रहा है? क्योंकि कंटेम्प्रेरी समाज जो जिस समाज ने इस प्रकार से एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पे लोगों के अंदर में बाउंड्रीज खड़ी कर दी थी, इस बाउंड्री को हम शिक्षा के माध्यम से ही धराशायी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इसलिए शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से धराशायी करना चाहिए। मनु बाबा लिखते हैं कि पंडितों के सिवाय और किसी के पास में कोई अधिकार नहीं होता धन रखने का। शूद्र की पत्नी के ऊपर में भी पंडित का अधिकार है। क्षत्रिय यदि पंडित से 50 साल भी छोटा है तो भी क्षत्रिय जो है वो पंडित से छोटा है, और उस क्षत्रिय को पंडित का चरण स्पर्श करना अनिवार्य है। क्या बेवकूफी लिखी इस व्यक्ति ने, और इसको हम संविधान बनाने जा रहे हैं। क्या मतलब इस प्रकार की चीजें लिख करके हमारे विवेक को मतलब एक तरह से चैलेंज करते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि शास्त्रों के अंदर में जो ठीक है, यस, भगवान रामचंद्र जी का रामचरितमानस, उनका जीवन चरित्र बहुत अच्छा था। भगवान करे हर एक को इस प्रकार का भाई मिले, इस प्रकार की पत्नी मिले, इस प्रकार का लक्ष्मण जैसा भाई मिले, भरत और शत्रुघ्न भरत जैसा भाई मिले। सब एक उनके जो अच्छी चीजें हैं उनको स्वीकार करके हमने अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना है। महाभारत के अंदर में जो हमको एक कर्तव्य के ऊपर में, पुरुषार्थ के ऊपर में जो बातें कही है उसको मान करके हमको आगे बढ़ना है, परंतु आंख बंद करके इस प्रकार की चीजें जिनका कोई लॉजिक नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसको चैलेंज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इन सब चीजों के ऊपर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आज का बच्चा इन चीजों के ऊपर में ध्यान देगा, अपने विवेक को डेवलप करेगा, शिक्षा के ऊपर में ध्यान देगा, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ेगा। किताबें पढ़ेंगे तभी आपके अंदर में ज्ञान आएगा। Readers become leader. If you want to become reader, if you want to become really leader in your respective field, किसी भी फील्ड के अंदर में, चाहे आप एजुकेशन का फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, सोशल वर्क का फील्ड हो, उस फील्ड के अंदर में यदि आप लीडरशिप का रोल अदा करना चाहते हैं तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जितने टीवी के अंदर में इंटरव्यू आते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, उनके पीछे हमेशा एक बुक शेल्फ होती है, उनके पीछे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है। उन लाइब्रेरीज को वो हमेशा वो टीवी के अंदर में पीछे देखते हैं, तो इसका मतलब है इतनी सारी किताबें पढ़ी तभी जाकर वो टीवी के ऊपर में कुछ बोल पा रहा है। तो हमें चाहिए कि हर घर के अंदर में पुस्तकालय होना चाहिए, हर गांव के अंदर में पुस्तकालय होना चाहिए, हर मोहल्ले के अंदर में किताबें होनी चाहिए, और हर व्यक्ति किताबें पढ़ने के लिए बिल्कुल वो होना चाहिए। देश की आज़ादी को मजबूत करने के लिए वीर शहीदों के बारे में जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने अभी एक किताब लिखी थी, शेरगढ़ के सूरमा। मैं चाहता हूं कि शेरगढ़ के सूरमा की किताब हर घर के अंदर में मौजूद होनी चाहिए, हर स्कूल के अंदर में होनी चाहिए, और इस प्रकार की किताबें हमारे टेबल पे होनी चाहिए, ताकि हमें अपने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के बारे में हमेशा याद रखें। हम अपने सर्वस्व को, हम अपने आज़ादी को मजबूत कर सकें, और हमारे ऊपर में कोई भी दुश्मन आग उठा के नहीं देखें। ये जो सोल्जर्स होते हैं, जवान होते हैं, जब हम होली दीपावली पे बैठ के हलवा पूड़ी खाते हैं ना, तब ये बॉर्डर के ऊपर में सीने पे गोली खाते हैं। हम यहाँ घर में हलवा पूड़ी खा रहे हैं और वो बॉर्डर के ऊपर में बैठ के सीने पे गोली खाते हैं। इनके प्रति यदि सम्मान नहीं किया सोसाइटी ने, इनको, इनके शहीदों के, इनके शहादत को याद नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम के अंदर में जब इकोनॉमी बेटर हो जाएगी, लोगों के घरों में पैसे ठीक ठाक आने लग जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए, सिर कटवाने के लिए बॉर्डर पे कोई नहीं जाएगा।
ये जब उनको सम्मान मिलता है, उस सम्मान के उनके परिवार को जो सम्मान मिलता है वही मोटिवेशन करता है कि नहीं, एक बच्चा तो फौज में जाना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही सम्मानपूर्वक पेशा है। तो ये भी हमारे समाज के अंदर में कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। साथ में हम ये कैंपेन चलाते हैं कि हम मृत्यु भोज को एकदम अपने पूरे समाज में तो बंद नहीं करवा सकते, परंतु व्यक्तिगत रूप से हमारे खुद के हाथ में होता है कि हम मृत्यु भोज नहीं खाएं। जैसे मैंने 35 साल पहले मृत्यु भोज नहीं खाया और उसके बाद अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने अपने घर में भी नहीं किया क्योंकि मेरे छोटे भाई का मेरे को बहुत सहयोग मिला। परिवार के अंदर में भाइयों का सहयोग बिना आप मृत्यु भोज बंद नहीं कर सकते। मैं एक बहुत ही गौरव मतलब बहुत ही मैं किस्मत वाला व्यक्ति हूँ कि मेरा छोटा भाई जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे तो वो मेरे साथ में एक रॉक सॉलिड मेरे साथ में एक तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया कि भाई आपने जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो और बिल्कुल हम आपका साथ देंगे। और उस भाई की वजह से, धर्माराम की वजह से, धर्माराम चौधरी की वजह से मैं जो है मृत्यु भोज को ये अपने समाज के अंदर में अपने घर से रोक पाया। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो मृत्यु भोज नहीं खाना चाहता है वो इस पर्ची को एक ले ले, वो अपने खुद से प्रण करें कि भाई आज के बाद मैं मृत्यु भोज नहीं खाऊंगा और ये पर्ची मैं सोशल मीडिया के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा फैलाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़े, इसके बारे में अवेयरनेस आए। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी तो लोग समझेंगे कि अच्छा ये तो खराब चीजें नहीं करना चाहिए। जब खाने वाले ही लोग नहीं होंगे तो लोग फिर मृत्यु भोज क्यों करेंगे। आप सामाजिक व्यवस्था को बदली करना बहुत मुश्किल होता है, परंतु एक व्यक्तिगत रूप से प्रण तो अपने हाथ में होता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, खास करके पढ़े लिखे नौजवानों से, गुरुजनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उन बच्चों से निवेदन करता हूं, बच्चों से निवेदन करता हूं कि ये इसके बाद में पर्ची को आप साइन करके, और जो इच्छुक है, किसी के ऊपर में कोई जबरदस्ती नहीं है, जो मन से चाहता है कि यस मृत्यु भोज खराब चीज है मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, तो जो आदमी कन्विंस्ड है वो अपना एक साइन करके पर्ची अपने साथ में लेके जाएं और सोशल मीडिया के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि शेयर करेगा तो इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस आएगी, और अवेयरनेस आएगी तो हम इस बीमारी को बहुत ही जल्दी इस समाज से, इस मृत्यु भोज रूपी इस बीमारी को खत्म कर पाएंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। और ये जो पैसा हमारा बचेगा वो पैसा शिक्षा के फील्ड के अंदर में डाइवर्ट होगा, निश्चित तौर पे डाइवर्ट होगा। जब आदमी के जेब में पैसा होगा, बच्चा पढ़ना चाहेगा तो जरूर उसको एजुकेशन करवाएगा कि हाँ मेरे पास पैसा पड़ा है। जब पैसा है ही नहीं, उसे मृत्यु भोज के अंदर में वो खत्म कर देता है तो अच्छा मकान नहीं बना पाता है, बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है, बच्चों को अच्छे कपड़ा नहीं पहना पाता है, बच्चों को अपने खुद के लिए अच्छी गाड़ी नहीं खरीद पाता, अपने खुद के लिए कपड़े नहीं खरीद पाता है। वो हमेशा जो इस प्रकार का एक तरह से अपने खुद के अंदर में एक लो स्ट्रीम वाला, खुद के अंदर में उसका स्वाभिमान, मरा हुआ स्वाभिमान की तरह जीता है, क्योंकि वो गरीब अपने आप को मानता है, मानसिक रूप से भी अपने आप को मान लेता है कि मैं गरीब हूं। जब आपके पास पैसा होगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराओगे, बच्चे जी जॉब में निकल जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आने वाले टाइम के अंदर में हम इस प्रकार के एक अच्छे स्वस्थ और हेल्दी और डेवलप समाज का निर्माण कर पाएंगे, जिसके अंदर में हमारे बच्चे हमारे ऊपर में, हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर में गर्व करेगी। थैंक यू।